हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि आने वाली अगली क्लास में हम कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे भारत से संबंधित, और उसके बाद हम भारत से दूसरे देशों के जो विवाद होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक जो फैक्ट हैं भारत से संबंधित उनके बारे में। जैसे कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, भारत का नामकरण के बारे में हम पर्याप्त चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद अक्षांशीय और देशांतरी अवस्थिति, कर्क रेखा, मानक समय, एक ओवरऑल जितना बेसिक नीड्स थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा डिस्कस करनी है, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा है और कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो वही चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां तक आपके नोट्स बन गए हैं साथ में एक एटलस भी रखिए और उसी नोट्स के आगे आप वन बाय वन लिखते चले जाइए, है ना। जैसा होगा वैसा हम आपको बताते चलेंगे, जैसे जैसे आपको करना है वैसे वैसे चीजें हम आपको सारी चीजें बताते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है कि राज्य, या फिर आप ऐसे लिखिए सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। और जो राज्य होगा बड़ा दो आधार पे हो सकता है, एक होगा क्षेत्रफल के आधार पे और दूसरा होगा हमारा जनसंख्या के आधार पे। एक हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा हो जाएगा हमारा जनसंख्या के आधार पर। तो अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो सबसे पहला राज्य हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप आ जाइए तो महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये आपके बेसिक चार राज्य हो गए। अगर आप पांचवा लिखना चाहो सबसे बड़े राज्य में तो आप लिख सकते हो कौन सा, गुजरात। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, बस लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश तक मैंने इस वजह से लिखाया कि कई बार, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो कई बार ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है। तो वो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, ये रहा, मार्क कर लीजिए आप इसको। चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, है ना। किस आधार पर, तो सॉरी उल्टा हो गया है, ये जनसंख्या का नहीं है, ये क्षेत्रफल वाला लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर थे आपके राज्य। जनसंख्या आधारित देख लीजिए, तो जनसंख्या के आधार पे आपके कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। पहले ही नंबर पे उत्तर प्रदेश है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में ही निवास करती है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, है ना। बिहार तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पांचवें नंबर पर आप लिख लीजिए आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो ये आपके राज्य हो गए क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ये कौन से राज्य हो गए, सबसे बड़े राज्य। अब देख लीजिए सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, है ना। सबसे छोटे राज्य वो देख लेते हैं। सबसे छोटे राज्य, यहाँ भी दो आधार हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका क्षेत्रफल और दूसरा हो जाएगा आपका जनसंख्या। ठीक है,
आपके लिए मैं कुछ काम दे देता हूँ। आप ये जो जितने भी राज्य लिखे हुए हैं, इधर भी कुछ लिखे हुए हैं, कुछ इधर भी लिखे हुए हैं, आपको बस अपने नोट्स में इतना बताना है, या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश को लगा करके आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताना है। चलिए, आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम सबसे छोटा राज्य देखें, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारे पास? गोवा है। कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और वहीं अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो कौन सा है हमारे पास सबसे छोटा राज्य? सिक्किम है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। अब यहीं पर हम साथ साथ एक काम और कर लेते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की, है ना। केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ आप एक एक लिख लीजिए, इतना बहुत है, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले देख लीजिए है बड़ा, है ना। बड़ा कौन सा है? बड़ा दो आधार पर होगा, एक होगा आपका क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा होगा आपका जनसंख्या के आधार पर। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहां आप लिख लीजिए लद्दाख। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है जनसंख्या के आधार पर? यहां आप लिख लीजिए दिल्ली। इसे राष्ट्रीय राजधानी है क्षेत्र है ये, है ना। कब बना, कैसे बना, ये सब संविधान का विषय है। तो अगर हम संविधान आपको पढ़ाएंगे तो इस बारे में आपसे जरूर चर्चा करेंगे, है ना, कि क्या कारण थे इसके पीछे। अब ये सबसे बड़े हो गए, अब छोटे भी देख लीजिए। छोटा भी होगा, वो कैसा होगा? दो आधार होंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो आप दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें लिख लीजिए क्या आप? लक्षद्वीप। ये दोनों तरह से है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, और जनसंख्या के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपका सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है आपका? लक्षद्वीप है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से नोट करनी थी। चलिए, अब ये तो हो गई किसकी बात? राज्यों की बात। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जिलों की बात। तो भारत के जो प्रमुख जिले हैं, बड़े जिले, है ना, तो जिले देख लेते हैं हम, कौन कौन से जिले बड़े जिले हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ। कहां पर है ये? गुजरात का जिला है ये। दूसरा जिला है आपका लेह। ये किसका जिला है? लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी है उसका जिला है ये। तीसरा है आपका जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है, ये राजस्थान का जिला है। इसके बाद बीकानेर, ये भी आपका राजस्थान का जिला है। और तीसरा है आपका बाड़मेर, ये भी आपका किसका जिला है? राजस्थान के जिले हैं। तो ये पांच सबसे बड़े जिले हो गए आपके, किसके? भारत के पांच सबसे बड़े जिले। और अगर सबसे बड़े हो गए तो कैसे हो गए? आप लिख लीजिए सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटे की बात करें, सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? माहे, जो पुदुचेरी का भाग है। माहे ये जिला है जो किसका भाग है? पुदुचेरी का भाग है। चलिए, कमेंट करके बताइए कि जो माहे जिला है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। मैंने जब केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ाया था तब मैंने इस बात की जानकारी आपको दी थी कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जो तीन अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। तो आपको यही बताना है कि जो आपका पुदुचेरी है ये भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो वो छोड़ दीजिए, आपको बस माहे का बताना है। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, सबसे बड़ा गांव, सबसे बड़ा गांव भारत का,
तो गांव याद रखिए कौन सा है, गहमर गांव है। गहमर गांव है, कहां पर है ये, तो गहमर गांव है गाजीपुर जिले में, जिला गाजीपुर। और कहां पर है ये, तो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपसे बात किया जाए सबसे छोटा गांव, सबसे छोटा गांव, प्लस का मतलब बड़ा और माइनस का मतलब छोटा, तो छोटा गांव है वो है हा। क्या नाम है इसका, हा। ये हा नहीं है, हा गांव का नाम है। और ये कहां पर है, तो कुरुंग कुमे जिले में है। कहां पर है, कुरुंग, कुरुंग और कुमे जिला, ये कहां पर है, ये जिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई। सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, सबसे छोटे राज्य दिखा दिए क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, ये भी हो गया। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और इधर जिले और फिर गांव की बात भी हमने कर ली। यहाँ से उत्तर प्रदेश को आप बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर है और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है। थोड़ा उल्टा हो गया, उसका विशेष ख्याल रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे, ये हमारा बेसिक फैक्ट हो गया। अब आगे हम और देख लेते हैं, इसको हटा करके। अब जैसे देख लेते हैं भारत का लिंगानुपात, है ना, और भारत का साक्षरता, है ना, कहां पर भारत की कितनी है और उसके बाद राज्यों की कितनी है। जैसे अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा किसकी है, लिंगानुपात किसकी है, तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य की है, केरल की है, और सबसे कम हरियाणा की है। उसी प्रकार अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जो लिंगानुपात है, किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक है, तो याद रखना पुदुचेरी का, और सबसे कम किसका है, दमन एंड दीव का। बेसिक चीजें हैं, मैं फिर भी आपको लिखा देता हूं, अगर नहीं पता तो आप अपने नोट्स में नोट करते जाइए। लिंगानुपात तो भारत का कितना है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, भारत का है 943, ये भारत का है। ठीक है, ये लिंगानुपात का क्या मतलब हुआ, मतलब होता है 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे भारत का कितना है 943, और भारत में सबसे ज्यादा किसका है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा किसका है, प्लस का मतलब सबसे ज्यादा, याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका है, तो केरल का है। ठीक है, केरल का है, इसका कितना है, 1084 है। देखिए कितना ज्यादा है, 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां हैं, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लड़कियों की क्या दिखाई देगी, कमी दिखाई देगी। कितनी, 57 लड़कियां लगभग कम है, बराबरी में भी। लेकिन आप जैसे ही केरल की तरफ देखेंगे तो वैसे ही देखेंगे कि 84 लड़कियां ज्यादा है आपका, है ना। और अगर मैं सबसे कम राज्यों की बात हो रही है तो बात करूं तो कौन आ जाएगा आपका, हरियाणा। अब कम का मत ज्यादा का मतलब हुआ जो एवरेज है इससे ज्यादा था, और कम का मतलब क्या हुआ कि हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो हमारे भारत के लिंगानुपात से भी क्या होगा, कम होगा। कितना है, 879। बात समझ रहे हैं, 879, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 879। ठीक है, अब ये हो गया आपका राज्यों का। लेकिन इसे ही अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश में लिखना चाहूं, लेकिन का हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए राज्यों का है ये, राज्यों का लिंगानुपात है ये। अब यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश का लिखना चाहूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश का अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक किसका है, पुदुचेरी का, मैंने आपको बताया भी था अभी। सर्वाधिक किसका है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, पुदुचेरी का है ना। और सबसे कम किसका हो जाएगा, तो दमन और दीव, सबसे कम दमन एंड दीव।
दमन एंड दीव का कितना है, तो इसका है 618। समझ लीजिए आप कितना कम है, 618। और पुदुचेरी का कितना है, 1037। तो अगर मान लीजिए आपसे राज्य का पूछे तो सबसे कम हरियाणा का है, लेकिन अगर राज्य न दे करके 4 ऑप्शन दे दे और ये हरियाणा और बिहार लगा दे, दमन द्वीप लगा दे, है ना, एक पुदुचेरी या कोई भी एक सेक्शन दे सकता है, तो वहां आपको याद रखना है अगर ओवरऑल की बात की जाए कुल भारत में सबसे कम तो दमन द्वीप का है और सबसे ज्यादा केरल का है। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग पूछे जाए तो राज्यों में सर्वाधिक केरल का है और हरियाणा का सबसे कम, और पुदुचेरी में सर्वाधिक, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक पुदुचेरी का, और दमन और दीव का सबसे कम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिंगानुपात हो जाएगा। चलिए, लिंगानुपात के बाद दूसरा पॉइंट है आपका साक्षरता। साक्षरता देख लीजिए। साक्षरता, भारत में साक्षरता की जो डिफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि अगर 6 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर के वह व्यक्ति जो अपना नाम लिख लेते हैं और कम से कम एक भाषा को जानते हैं तो ऐसे लोग पढ़े लिखे कहलाएंगे, है ना। अब इनकी यही देखना है कि इनकी 100 में से कितनी संख्या है, उसी के हिसाब से हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो पहले तो भारत की साक्षरता कितनी है ये देख लेते हैं। तो भारत की साक्षरता है आपकी 77.7%। मतलब अगर मैं पूरी भारत की जनसंख्या को 100 मानूं तो लगभग 77.7% जनसंख्या ऐसी होगी जो कैसी है, साक्षर है। कहाँ की, भारत की। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो केरल में भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। केरल में क्या है, सर्वाधिक साक्षरता है। केरल में क्या है, सर्वाधिक है। और सबसे कम पहले बिहार का नाम आता था, लेकिन अभी बिहार का नाम हट गया है और सबसे कम कौन हो गया है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। बिहार ऊपर चला गया है, ठीक है। मतलब बिहार ने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव किया है। केरल की कितनी है, 96.2%। मतलब लगभग लगभग बहुत कम साक्षरता बची है इसको कवर करने के लिए केरल की। और लेकिन अगर हम यही आंध्र प्रदेश की देखें तो कितनी है, 66.4%। मतलब आंध्र प्रदेश साक्षरता में बहुत ही नीचे पायदान पर है। चलिए, कई बार साक्षरता जो होती है वो पूछ ली जाती है, साक्षरता पुरुष की कितनी है, भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, दोनों पूछ ली जाती है। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता है वो जो है 84.60%। कितना है, 84.7%, ठीक है। ये पुरुष को हो गई। और महिला की कितनी है, महिला की है आपकी 70.3%। मतलब भारत में से 100 पुरुषों में से 84 या लगभग 85 पुरुष पढ़े लिखे होते हैं। और महिलाओं की जो एजुकेशन मतलब साक्षर होने की जो लिमिट है वो कितनी है, 100 में से 70। चलिए, हमारे यहाँ जब साक्षरता की जो डिफिनेशन है ऐसी रखी गई है कि लगभग लगभग सभी को पास हो जाना चाहिए, तब ये हालात है ना। और अगर साक्षरता की जो डिफिनेशन है इसी को थोड़ा सा बदल दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए, हाँ कि भैया थोड़ा एजुकेटेड है आप, तब आपको क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा, है ना, समझदार है, तो उस कंडीशन में तो हमारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब इतनी छोटी सी डिफिनेशन है कि 7 या 8 वर्ष से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं वो केवल अपना नाम लिख लेते हो और उसके अलावा किसी एक भाषा को लिखना और पढ़ना जानते हो, बस हो गया, वो साक्षर है, वो पढ़े लिखे हैं। ये डिफिनेशन है हमारे देश में साक्षरता की। उसके बाद भी हमारी स्थिति अभी इतनी विकराल बनी हुई है, इसको अच्छी नहीं बोलेंगे, इसको विकराल ही बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए, ये हो गया, साक्षर हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिए इसी में, और एक चीज हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, ये लिंगानुपात था, यहाँ से साक्षरता था, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए जनघनत्व। जनघनत्व, अब जनघनत्व कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर ले लिया, मतलब 1 किलोमीटर का वर्ग ले लिया, टोटल चारों भुजाएं 1-1 किलोमीटर की हैं। अब इस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, भारत का जनघनत्व बोला जाता है। तो
भारत का जनघनत्व कितना है, तो लगभग लगभग जो भारत का जनघनत्व है कितना है, ये 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में लगभग कितने व्यक्ति आएंगे, 382 व्यक्ति आएंगे। चलिए अब यहीं पर हम राज्य देख लेते हैं। राज्य कौन कौन से हैं जिनका जनघनत्व ज्यादा है, और किनका कौन कौन से राज्य हैं जिनके जनघनत्व कम है। तो अगर हम राज्य की बात करें तो हमारे पास कुछ राज्य हैं, जैसे हमारा हो गया बिहार, इसका जनघनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है बिहार। बिहार के बाद आप दूसरा राज्य लिख लीजिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तीसरा लिख लीजिए केरल, और चौथा लिख लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य हो गए जिनका जनघनत्व भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार का जनघनत्व 1106 है लगभग, पंजाब का भी 1000 के आसपास, इतना ज्यादा जनघनत्व है, जबकि भारत का टोटल 382 ही निकलता है। इसी तरह अगर हम सबसे कम देखें तो कौन सा राज्य होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। और जो इसका जनघनत्व है, इसका जनघनत्व लगभग लगभग 17 व्यक्ति पर किलोमीटर रहता है, मतलब बहुत कम है। उसी तरह अगर हम राज्यों को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो अगर हम ज्यादा की बात करते हैं तो हमें वो क्षेत्र देखना होगा जिसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा में कौन सा आएगा, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी है लगभग वही इस एरिया में सबसे आगे आ जाता है, दिल्ली। ठीक है, और जो सबसे कम है वो किसका होगा, भाई हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, कौन सा, अंडमान एंड निकोबार। ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनघनत्व भारत का कितना है, तो 382 है पूरे भारत का। और अगर राज्यों में बात करूं तो सर्वाधिक बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश के पास। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दिल्ली के पास जनघनत्व है, और सबसे कम अंडमान और निकोबार के पास जनघनत्व है। इतना आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है, भारत के प्रमुख विवाद विभिन्न देशों से। जैसे हम पाकिस्तान के साथ पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ हम कौन कौन से पढ़ेंगे, जैसे कच्छ का रण हमारा विवाद है, सरक्रीक विवाद है हमारा, एलओसी जो लाइन खींच दी गई है वो विवाद है हमारा, और उसके बाद है सिंधु नदी का जो विवाद है, सिंधु नदी जल विवाद, और उसके बाद आप और लिख सकते हो उसमें सियाचिन विवाद है। तो बहुत सारे विवाद हमारे पाकिस्तान के साथ है। ऐसे ही जब हम चीन के साथ जाएंगे तो चीन के साथ भी बहुत सारे विवाद हो जाएंगे। एक तो आपका बेसिक विवाद हो जाएगा मैकमोहन वाला, है ना, ये मैकमोहन वाला हो गया। मैकमोहन के बाद अगर आप चाहें तो डोकलाम वाले को भी आप चीन के साथ जोड़ के देख सकते हैं। नेपाल के साथ देख लीजिए आप, नेपाल के साथ भी हमारे विवाद है, म्यांमार के साथ विवाद है। तो एक एक करके हम, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन हम एक तरफ से पूरा एक एक करके सबको क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस बार आज जो हमारी क्लास में होगा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सभी विवादों को एक साथ कवर कर लें। ठीक है, देखते हैं कहां तक कवर हो पाता है। फिलहाल आपको जो हेडिंग डालनी है, लिखिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद। हेडिंग डाल लीजिए आप, भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद, है ना। और पाकिस्तान अगर आपका पड़ोसी देश है तो आपको दुश्मनों की कमी वैसे भी नहीं है, है ना, वो एक लौता है। इतना मार खाया है फिर भी अभी सुधरा नहीं है, पता नहीं कब सुधरेगा, ये बहुत ही नालायक हो गया। इतनी बार हार का सामना करने वाला देश, है ना, कोई अच्छा देश होता, समझदार होता, तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया होता। लेकिन ये इतनी बार मुंह की खाने के बाद अभी भी बोलता है कश्मीर हमारा है ना। अभी देखेंगे कश्मीर वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, कितनी बार कश्मीर के चक्कर में इसको भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है, फिर भी ये देश सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालनी है, क्या डालनी है, पाकिस्तान के साथ विवाद।
पाकिस्तान के साथ विवाद। तो पहले जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, सीमा कितनी लगती है वो लिख लीजिए। तो सीमा लगती है कितनी भारत पाकिस्तान के साथ? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। याद है आप लोगों को या नहीं याद है? और राज्य कौन कौन से लगाते हैं सीमा? मैंने आपको पहले ही बताया था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कुल 5 राज्य हैं जो क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे, है ना? इसके साथ, पाकिस्तान के साथ। सीमा कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर, है ना? 3323 किलोमीटर की कुल सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अब पाकिस्तान के साथ जो हमें पहला डिस्प्यूट लिखना है, उस पहले डिस्प्यूट का नाम लिखिए सरक्रीक विवाद। क्या नाम है इसका? सरक्रीक विवाद। ठीक है, इसको पूरा हम पढ़ेंगे, इतिहास के साथ पढ़ेंगे, क्या सीन था इसका शुरुआत से लगा के अभी तक सब कुछ। इधर मैं मैप बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, है ना? क्योंकि जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, ये तो आपको समझ में ही रहा होगा, ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना? अब पाकिस्तान हम बना लेते हैं इधर से, है ना? वैसे चलो इससे बना लेते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा जो है वो कुछ ऐसे साझा करती है, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना, ऐसे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, है ना? पहले आप मैप समझ लीजिए कि विवाद क्या है और कहाँ पर है। तो ये वाला जो आपको दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट रेड से मार्क करता हूं मैं, ये वाला इस विवाद को बोलते हैं कोरी क्रीक। विवाद नहीं है, बस इसे याद रखना, इसे बोलते हैं कोरी क्रीक। क्रीक शब्द क्या है अभी मैं डिफाइन कर दूंगा। और ये जो यहाँ पर है भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा में, इसी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सरक्रीक बोलते हैं, जिसका मेन विवाद का कारण है सरक्रीक। कहाँ पर है? ये देखिए दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है, ये वाला दिख रहा है आप सभी को? हाँ, तो ये वाला देखेंगे आप तो इसे ही क्या बोलेंगे? सरक्रीक। इसी का मेन विवाद है ये वाले को, है ना? इसको थोड़ा चाहिए तो और वैसे बना लीजिए ताकि और थोड़ा सा दिखने लग जाए आप लोगों को। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ऐसे, है ना? तो ये जो आपको ये दोनों लाइनों के बीच में जो सीमा रेखा दिख रही ना, वही है ना? तो बस आपको पहले तो आपको ये देखना है सरक्रीक विवाद है क्या। तो क्रीक शब्द का मतलब क्या है? ये जो क्रीक है तो है क्या? सरक्रीक है क्या? तो याद रखना ये आपका 96 किलोमीटर का, 96 किलोमीटर का एक ज्वार नद मुख है। क्या है? ज्वार नद मुख। ये मैंने आपको बताया था एस्च्यूरी, है ना? नदियां पढ़ाते समय जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं उनको बताया मैंने। एक्चुअल में है क्या, यहीं पर आपका इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आपका डेल्टा बनता है। किसका? सिंधु नदी का। बस इसी की एक धारा के रूप में आप मान सकते हो, ये एस्च्यूरी है। धारा जैसे बढ़ जाती है वैसे ही एस्च्यूरी टाइप में ये बना हुआ है, इसी के बगल में सिंधु नदी का डेल्टा बनता है। चलिए, अब 96 किलोमीटर लंबी ये पट्टी है, ये जो पूरा विवाद है ये कितने किलोमीटर का है? 96 किलोमीटर का है। प्राचीन समय में हम इसे क्या बुलाते थे? तो प्राचीन समय में हम इसको बुलाते थे, भाई आप देखेंगे इसको तो, अरे 96 किलोमीटर कोई छोटी जगह तो है नहीं, और देखो एक नदी के जैसा दिख रहा है। तो पहले हम इसको प्राचीन समय में, प्राचीन नाम इसका था, हम इसको बुलाते थे बाण गंगा। क्या बुलाते थे? बाण गंगा बुलाते थे। फिर एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? सर क्रीक रख दिया गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका बेसिक चीज हो गई आपकी, है ना? अब ये है क्या, किस मामले को लेकर के विवाद उठ रहा है? तो पहले क्या था, ये जो क्षेत्र है आपका, ये जिसपे सर क्रीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान में हुआ करता था और इसे बोला करते थे सिंध प्रांत। क्या बुलाते थे? सिंध प्रांत बुलाया करते थे। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, है ना?
और जो इधर वाला क्षेत्र है इसे बुलाया करते थे बहुत समय पहले, इसको बुलाया करते थे कच्छ। क्या बुलाते थे इधर वाले को, जो आज गुजरात है आपका लगभग, इसे बुलाते थे पहले हम क्या, कच्छ प्रांत। तो कच्छ प्रांत में एक महाराजा हुआ करते थे, राव महाराज। इसमें जो शासक था कच्छ प्रांत का उस समय का, उनका नाम था शासक, इनका नाम था राव महाराज, राव महाराज। और उस समय यहाँ के भी शासक थे, सिंध प्रांत के भी शासक हुआ करते थे। इन दोनों ने मिल करके पहली बार, ये आपको नोट करते जाना है पूरा एक इतिहास कहानी की तरह, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर पहली बार ये डिसाइड किया कि भैया हमारी सीमाएं कहां से कहां तक होना चाहिए, तो इसका निर्धारण कर दिया जाए, है ना। ऐसा इन लोगों ने निर्धारित किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपना अपना सेगमेंट हो गया। फिर क्या होता है, अब ये तो हो गया, निर्धारण हो गया। अब ये कहां पर है, क्यों है, ये देख लेते हैं। अब विवाद क्या है ये देखो जरा सा, विवाद क्या है, विवाद है क्या ये देखो भाई। दो देशों के विवाद के बीच में कारण क्या है, पाकिस्तान बोलता है ये जो सर क्रीक वाला पूरा भाग है ये हमारा है ना, सर क्रीक का पूरा भाग हमारा है बोलता है। भारत बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये सर क्रीक का भाग तो है लेकिन ये सिर्फ तुमको नहीं जा सकता। तो अब ये दोनों एक ही जगह पर लड़ते हैं। तो किस चीज को लेकर लड़ते हैं, 1914 का, 1914 में बहुत समय, आजादी के बहुत समय पहले का बात है। उस समय बंबई सरकार का एक संकल्प निकला था, बंबई सरकार का संकल्प था, है ना, संकल्प। तो इस संकल्प में एक बात बोल दी गई थी, इस संकल्प के पैरा 9 में, किसमें, पैराग्राफ 9 में, है ना। तो जो पैरा 9 है उसका हवाला देता है पाकिस्तान। तो इसके पैरा 9 में क्या लिखा है, इसके पैरा 9 में साफ साफ लिख दिया गया है कि जो आपका क्या, ये जो सरक्रीक है, जो सरक्रीक है ये किसका हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ये बात बोल दी गई कि सरक्रीक किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा। चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है, अच्छी बात है। लेकिन इसी पैरा का जो 10वां पैरा है भाई, ये हो गया पाकिस्तान का पक्ष। अब इसी का जो 10वां पैरा है, पैरा 10, तो पैरा 10 का हवाला देते हुए क्या होता है, पैरा 10 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सरक्रीक है, सरक्रीक जो है ये लगभग वर्ष भर, लगभग वर्ष भर, है ना, मतलब वर्ष भर, पूरे वर्ष भर क्या होता है यहाँ पर, नावें चल सकती हैं, नाव से आवागमन होता है वर्ष भर, नाव से आवागमन हो सकता है, नाव से आवागमन, आवागमन हो सकता है। ये किसमें, इसके पैरा 10 में लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है सेम, कि सरक्रीक लगभग वर्ष भर नाव से आवागमन इसमें हो सकता है। कुछ हिस्से में कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, ये आवागमन के लिए हो जाती है। और इसी पैरा का हवाला देता है कौन, भारत। अब भारत क्या बोलता है, ये पैरा 10 हो गया। अब भारत का पक्ष एक बार देख लीजिए, भारत क्या कहता है। भारत एक कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय कानून है, और इसे बोलते हैं थालवेग सिद्धांत। क्या बोलते हैं, थालवेग सिद्धांत, थालवेग सिद्धांत। ठीक है, थालवेग सिद्धांत, है ना, या इसको और भी बोला जाता है घाटी रेखा का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, घाटी रेखा सिद्धांत बोला जाता है। सिद्धांत, इसमें क्या है, ये थालवेग सिद्धांत दोनों एक ही है। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर बोला गया है, अगर कोई वाटर बॉडी, मतलब जलीय भाग, जलीय भाग जो कि कैसा है, नौकागम में है। कैसा है, नौकागम में है, मतलब नाव के आने जाने के लिए पर्याप्त है, और वो दो देशों के बीच में है, दो देशों के बीच में स्थित है, दो देशों के बीच में स्थित है।
तब क्या होगा, तब इस क्षेत्र में, तब उस जलीय भाग पर दोनों देशों का अधिकार होगा, दोनों देशों का अधिकार होगा। ये बात किसमें बताई गई है, ये आपका पैरा 10 में लिखा हुआ है। और पैरा 10 का हवाला क्योंकि वर्ष भर नाव से आ जा सकते हैं, तो भारत ने बोल दिया एक तरह से वर्ष भर नाव पा सकते हैं, मतलब जल का भरा हो गया, तो इसे एक तरह से भारत ने बोल दिया ये क्या हो गई, झील हो गई। क्या हो गई, और सरल भाषा में अगर आप पढ़ना चाहें, ये जानना चाहें, तो झील हो गई। अब थालवेग सिद्धांत या घाटी रेखा के सिद्धांत में बताया गया है कि जलीय भाग, कोई जलीय भाग या कोई झील जो दो देशों के बीच में है, तो उसकी सीमा का निर्धारण कैसे होगा, दोनों देशों को आधी आधी रेखा क्या कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी। बात समझ में आ गई, इतनी बात हो गई। अब इसी चीज को लेकर इन्होंने क्या किया है, ये बात इधर समझ में आई, दोनों का समझ में आया, भाग समझ में आया। पाकिस्तान का कहना क्या है कि 9 में लिखा हुआ है सरक्रिक पाकिस्तान का हिस्सा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन भारत उसको लेकर के कोई कमेंट नहीं करता, भारत यहाँ आ जाता है। अच्छा, पैरा 10 में ही उसी जिसका हवाला देता है पाकिस्तान, उसी में लिखा हुआ है सरक्रिक लगभग वर्ष भर नाव से आवागमन हो सकता है। इस वजह से एक झील के भारत ने बोला ये झील है, वर्ष भर पानी भरा है, नवागमन हो सकता है, तो इसे क्या बोले, झील बोले। और थालवेग सिद्धांत के अनुसार या घाटी रेखा सिद्धांत के अनुसार अगर कोई जलीय भाग है दो देशों के बीच में, तो उस जलीय भाग का बंटवारा दोनों देशों के बीच में हो जाता है। चलिए इधर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना, क्या है इसका सीन। अब देखो मान लीजिए ये वाला जो एरिया है आपका, ये इधर पाकिस्तान हो गया और इधर ये क्या हो गया, इंडिया हो गया, ये हो गई आपकी सरक्रिक। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने पैरा 9 का हवाला दिया और यहाँ से एक लाइन खींच दी, पाकिस्तान ने पैरा 9 का हवाला दिया और एक लाइन खींच दी, कहां से, यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे करके, ऐसे। इधर वाला पाकिस्तान है, इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर लाइन खींच दी। अब बोला ये पूरा जो हिस्सा इसे बोला ग्रीन लाइन, क्या बोला, ग्रीन लाइन बोला जाता है, ग्रीन लाइन, इस लाइन को क्या बोला जाता है, ग्रीन लाइन बोला जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि इस लाइन के इधर मतलब पूरा सरक्रिक किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन भारत भी अपना रखता है थालवेग सिद्धांत, मतलब आधा होना चाहिए, तो भारत बोलता है जो इसका आधा हिस्सा है ये वाला, ये भारत ने बोला ये क्या है, रेड लाइन है, क्या है ये, रेड लाइन है। भारत बोलता है कि भैया आधा आधा कर लो, इधर का हमारा उधर का तुम्हारा। अब ये दो लाइनें हो गई। अब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक तरह से जैसे मैंने बताया था ना आपके अक्षांश और देशांतर है, ये काल्पनिक लाइनें। अब होता क्या है, अब इन्होंने अपनी अपनी व्यवस्थाएं तो सेट कर दी, कैसे सेट हुई वो मैंने आपको इधर बता दिया। अब पंगा क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ फिशिंग का बहुत बड़ा जोन है, जो सरक्रिक का विवाद क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन ये अभी क्या सीन है, अभी ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन उन्होंने बना दिया। अब क्या होता है, भारतीय मछुआरों को ना ग्रीन लाइन दिखती है, ना पाकिस्तानी मछुआरों को रेड लाइन दिखती है। कहने का मतलब है अगर रेड लाइन के इधर अगर भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी मछुआरों को पा गए, तो पाकिस्तान की भारतीय जो आर्मी है वो उनको अरेस्ट कर लेती, कैप्चर कर लेती है। और अगर इसके इधर बाकी मतलब जो जिधर भाई जलीय सीमा है तो कुछ पता तो चलता नहीं है, तो कहने का मतलब जो जिधर पा गया वो उधर उसको क्या करता है, वहीं पे दबोच लेता है, कैप्चर कर लेता है। और कई बार तो इन लोगों को फालतू में क्या करना पड़ता है, जेलों में रहना पड़ता है। तो ये वाला विवाद हम पढ़ रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम सरक्रिक बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, कैसे इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, ये बात हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, इसका इतिहास देख लेते हैं। अब आजादी के बाद क्या हुआ इस पे, है ना, सरक्रिक विवाद में आजादी के बाद क्या हुआ, ये तो पहले का सीन हो गया कि दोनों क्लेम क्या क्या कर रहे हैं। अब आगे क्या हो रहा है वो देख लीजिए, जरा सा समझना बहुत जरूरी है। एटलस निकाल लीजिए, है ना, और एटलस में अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे समझना स्टार्ट करिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा जैसे हम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और आप लोगों से थोड़ा एक सलाह लेना है कि आप सभी यह चाहते हैं कि जो ये टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा हमारा परिचय, तो इसके सारे प्रश्नों को मैं हल करवा दूं। आप ये भी चाहते हैं तो हमें कमेंट पर जरूर बताएं, तो हम उसको भी तैयारी करके आपको वो भी पूरा एक साथ सारे प्रश्न एक तरफ से पीसीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न को एक साथ ला करके
और उनको अच्छे से सॉल्व करवा के वो भी करवा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आपको प्रश्न सॉल्व करवाने हैं। चलिए ठीक है, अब आगे ये हो गया कि क्लेम कैसे कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इतिहास देख लेते हैं इसका। 1954 तक, 1954 तक यहां पर कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था, इस क्षेत्र में कोई विवाद ही नहीं था। ठीक है, लेकिन आगे चल करके थोड़ा थोड़ा विवाद, 1954 तक खुली सीमा थी, मतलब कोई विवाद ही नहीं था, जिसका जहां से मन आता था जाता था, कोई सीमा तक नहीं थी यहाँ पर कि बाउंड्री कहाँ पे क्या है, बस ये स्थलीय सीमा जिसके पास थी जो थी, पानी के बीच में कोई सीमा नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, कोई भी मछुआरा कहीं भी आ जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, 1965 का जो युद्ध हुआ, कौन सा, 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ। तो इस युद्ध पर पाकिस्तान ने इसी क्षेत्र पर क्या किया, इसी क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसी क्षेत्र में आक्रमण किया। किस क्षेत्र में, सरक्रीक वाले क्षेत्र में। और जैसे ही सरक्रीक वाले क्षेत्र में आक्रमण किया तो भारत हाथ में हाथ धरे थोड़ी बैठा रहेगा। भारत ने जो आक्रमण किया था उस आक्रमण को क्या कर दिया, सफल नहीं होने दिया, असफल कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, कारगिल युद्ध के बाद, अब ये तो सारा काम हो गया, अब जैसे ही एक बड़ा मुद्दा उभर के आ गया, एक व्यक्ति थे हेराल्ड विल्सन नाम के, क्या नाम था इनका, हेराल्ड विल्सन, हेराल्ड विल्सन, ये एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया, है ना, इन्होंने क्या बनवा दिया, एक ट्रिब्यूनल बनवा दिया, ट्रिब्यूनल, है ना। अब ये ट्रिब्यूनल किसके किसके समक्ष बना, ये पाकिस्तान के समक्ष बना और भारत के समक्ष बना। और ये ट्रिब्यूनल में क्या करवाया गया, ट्रिब्यूनल बनवाने के बाद क्या करवाया गया, इस ट्रिब्यूनल के द्वारा, इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से 12 वार्तालाप हुई, कितनी, 12 वार्तालाप, मतलब 12 बार इस मुद्दे को, किस मुद्दे को, सरक्रीक वाले मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब इस विवाद को सुलझाने के लिए 12 बार वार्तालाप हुई, जहां पे भारत और पाकिस्तान आपस में बैठे कि हम इस मुद्दे को सुलझा लेते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया, निर्णय फंसा का फंसा रह गया। इसके बाद और आगे जाएंगे तब क्या होगा, आपको पता होगा 1999 का कारगिल युद्ध, क्या था, 1999 का, 1999 का कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध। जैसे ही कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, क्या हुआ, कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होते ही एक दिन देखा गया, कुछ ही दिनों बाद, कि पाकिस्तान का एक, क्या देखा गया, कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट इस क्षेत्र में फंस गया, मतलब इस क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहा था, रेड लाइन के इधर। अब भैया भारत ने देखा कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो भैया भारतीय एयरक्राफ्ट, भारतीय एयरक्राफ्ट, है ना, भारतीय एयरक्राफ्ट, उससे जो मिग 21 था, इसका नाम था मिग 21, तो मिग 21 से, इस भारतीय एयरक्राफ्ट से सीधा सीधा क्या किया गया, इस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया गया, उड़ा दिया गया। और ये किसका, पाकिस्तान में किसका ये एयरक्राफ्ट था, तो नेवी एयरक्राफ्ट था, किसका एयरक्राफ्ट था, नेवी एयरक्राफ्ट था, नेवी, नेवी का था, मतलब उनकी जो नौसेना है उसका एयरक्राफ्ट था। और जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया, वैसे ही पाकिस्तान की नेवी के 16 ऑफिसर जो थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसी में सवार थे, तो 16 ऑफिसर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पाकिस्तान लगा छाती पीट के उन्होंने, हाय दैया मर गए। लेकिन अब मर गए तो क्या करोगे भाई, तुम कहाँ घूम रहे थे, रेड लाइन के इधर, पाकिस्तान कहाँ पहुंचा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, कहाँ पहुंच गया भाई, कहीं नहीं मिलता ना इसको जगह, तो ये कहाँ पहुंच जाता है, छाती पीटते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, दे छाती पीट, दे छाती पीट, लौट गया वही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, बोला जज साहब हमको न्याय चाहिए, वरना हम उठेंगे नहीं, यही लौटे रहेंगे।
पहले तो जैसा आपने बोला सीधे से उठ के बैठ जाओ, समस्या क्या है ये बताओ। बोले हमरा एयरक्राफ्ट था, बोले हाँ था, बोले अपने सक्रीक वाले हिस्से में घूम रहा था, बोले घूम रहा था, बोले भारत वालों ने जबरदस्ती मार के गिरा दिया और हमारे 16 लोगों की क्या हो गई, जान चली गई। इसके लिए भारत पर कुछ सजा प्रावधान करो, थोड़ा सा सुकून मिले हमको। भाई भारत का पक्ष सुना गया, भारत ने बोला भैया रेड लाइन के इधर टहल रहा था, हमारे क्षेत्र में था, हमने ठोक दिया, क्या दिक्कत है। बोले 100 क्या 1600 होते, हम 1600 मार देते। भारत की पॉलिसी है कि पहले वो कभी अटैक नहीं करता है ना, नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी, कभी भारत अटैक नहीं करता, लेकिन जब फंस जाए तो मार दिया। फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बोला अरे भारत ने कोई नुकसान नहीं किया, भारत ठीक है, इसमें भारत की गलती नहीं है, भारत गलत नहीं है। बोले तुम्हारी गलती है, साले यहाँ करने क्या गए थे तुम रेड लाइन के इधर। बोले हमारा भाग करो, तुम्हारे कहने से तुम्हारा भाग हो जाएगा क्या, जब अभी विवादित क्षेत्र है तो जितना जितना बोल दिया गया उतने उतने क्षेत्र में रहो ना। क्या करने गए थे रेड लाइन के इधर, अगर करने गए थे तो भुगतो ठोक तो दिए गए हो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत को क्या दे दी, क्लीन चिट दे दी कि भैया भारत की इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ये है। और अभी भी ये विवाद इसी वजह से विवाद बना हुआ है। चलिए अब ये हो गया भारत का इनका इतिहास की कैसे विवाद बना रहा। अब आगे देख लीजिए कि अभी अच्छा ये विवाद का इतना प्रमुख कारण क्यों है, क्या कारण है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कारण है कि ये यहाँ तक पंगा क्यों हो रखा है, सक्रीक वाले हिस्से पे क्या रीजन है इसके लिए कि पंगा हो रखा है, ये भी देख लेते हैं जरा सा हम, क्या कारण है कि पंगा हो रखा है। भाई इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। भाई पाकिस्तान अगर कटोरा लेकर खड़ा है पूरा सक्रीक हथियाने के चक्कर में, तो पाकिस्तान तो कायदे से भिखमंगा देश घोषित कर देना चाहिए। बोलता है सक्रीक लाओ, मांग रहा है, फिर अभी बोलेगा कच्छ वाला लाओ, वो भी मांग रहा है, फिर बोलेगा कश्मीर लाओ, वो भी मांग रहा है। अरे कटोरा लेके मांग लो ना, फिर शायद मिल जाए। वैसे मिलने वाला तो वैसे भी नहीं, कटोरा भी छीन लेंगे, भारतीय इतने तेज तर्रार होते हैं ना। पहले के टाइम जाने दो, आज के भारतीय जो है क्या करेंगे, पाकिस्तान का कटोरा भी छीन लेंगे, साला मांग भी नहीं पाएगा दोबारा, ही कुछ दे दो, है ही नहीं कुछ, क्या मांगोगे, कटोरा भी तो छीन लिया सब लोगों ने। अब क्या रीजन है, क्षेत्र क्या कारण है यहाँ पर, तो वो क्या अधिकतम जो आपका जो आपने सक्रीक वाला हिस्सा है, ये हिस्सा मैं इसको मार्क कर देता हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे मार्क नहीं किया, ऐसे ही बता रहे। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना। तो ये वाला एरिया जो है, तो भैया यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही क्या है, संपन्न है। पहला क्या है, इस सक्रीक वाले क्षेत्र में पहली चीज क्या होती है, जो जुलाई का मौसम है, जुलाई के मौसम में ये सक्रीक वाला क्षेत्र कैसा हो जाता है, यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाने से कैसा क्षेत्र बन जाता है, एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र, दलदली क्षेत्र बन जाता है। पानी की मात्रा कम हुई और ये दलदली क्षेत्र बन गया। तो जैसे ही दलदली क्षेत्र बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाती है, आतंकवादी गतिविधियां होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, आतंकवादी गतिविधि। 26/11 याद है, वो गतिविधि यहीं से होकर के गई थी। तस्करी, यहाँ से तस्करी भारी मात्रा में होने लगती है, तस्करी भारी मात्रा में यहाँ से होने लगती है। और जो अवैध गतिविधियां हैं, जो नहीं होनी चाहिए, अवैध गतिविधि, ये सारे काम इसी क्षेत्र में होने लग जाते हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, नाला जैसी पतला सा रास्ता है, एक और जैसे होता है ना, मान लीजिए जैसे कि ये पाकिस्तान की सीमा और ये भारत की सीमा, तो यहाँ पर ऐसे करके पूरा ये है, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके कुछ पिंड मतलब भूखंड भी बने हुए हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर एक नाला जैसा आपको अलग से देखने को मिलेगा, एक नाला जैसा, है ना, एक पतली सी सकरी पट्टी, उसका प्रयोग इन सब कामों, ये जो नाला वाले जगह है यहीं पर ये आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तस्करी होती है और अवैध गतिविधियां होती। इसी वजह से इस नाले का नाम ही बदल के क्या रख दिया गया है, हरामी नाला। क्या रख दिया गया है, हरामी नाला। तो हरामी नाला कहाँ है, सक्रीक के अंदर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि क्या कारण है यहाँ पर इसे हरामी नाला क्यों बोला गया, सक्रीक विवाद में क्यों है इतना। अब क्या कारण है कि दोनों देश लड़े जा रहे हैं, इसलिए क्या कारण है ये देख लो जरा सा। तो अब 2-3 चीजें देख लो यहाँ पर क्या कारण है। तो पहली चीज क्या है, यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या कारण है ये दोनों के लड़ने का, तो पहली चीज तो हो गई इन दोनों के लड़ने का कि भैया यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम है,
पेट्रोलियम के क्या मिलेंगे आपको, सोर्स मिलेंगे। पेट्रोलियम सोर्सेज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। चलिए, पेट्रोलियम सोर्सेस है यहाँ पर, है ना। मतलब कहा जाता है जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का भंडार है यहाँ पर। नेचुरल गैस का क्या है, भंडार है यहाँ पर। दूसरी चीज, एशिया का एशिया का एशिया के सबसे बड़े मछली उत्पादन सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्र में से एक है। मतलब इस क्षेत्र में मछलियां बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। नेचुरल गैस का कहां पर है, भंडार है। तीसरा कारण क्या लिख सकते हो, ये पहला हो गया विवाद का कारण, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया भाई, ये जमीन भी तो है, हिस्सा भी तो हम है हमारा, है ना। हम अपने घर, हमने मान लीजिए एक रोड के किनारे हमने घर खरीदा, ये रोड जा रही थी और हमने यहाँ पे जमीन खरीद ली, यहाँ पे हमने घर बना लिया ऐसे करके बढ़िया शानदार वाला, है ना। हम साला अपने घर के आगे जो रोड होती है, रोड तक की जगह जिसे हमने खरीदी नहीं, वहां तक हम किसी गाड़ी को नहीं खड़ा होने देते। मतलब जो जमीन खरीदी वो तो छोड़ दो, जो जमीन नहीं खरीदी वहां हम किसी को खड़ा नहीं होने देते। यहाँ तो भैया पूरा क्षेत्र बटा जा रहा है, तो एक जमीन है तो जमीन के लिए भी लड़ाई होनी ही होनी है, ये भी एक चीज हो गया। और चौथा, भारत के लिए सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है, सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं आपकी, किससे संबंधित है आपका, ये सर्करिक विवाद से संबंधित है। ये सारे क्षेत्र हो गए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे सर्करिक का पूरा विवाद बना और कैसे क्या क्या काम हो रहे थे। चलिए, ठीक है, ये आपका पहला विवाद अभी समाप्त हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सर्करिक विवाद। चलिए, इसके बाद आप अब दूसरी हेडिंग डालिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। सर्करिक विवाद के बाद जो दूसरा विवाद है उस विवाद को लिखिए आप, कक्ष का रण विवाद। कक्ष का रण विवाद, कक्ष का रण विवाद, कक्ष का रण विवाद, ये यहीं का क्षेत्र है। कक्ष का रण विवाद, कक्ष का रण विवाद, इसको भी देख लीजिए जरा सा, इसका क्या सीन है, कक्ष के रण वाले का क्या सीन है ना। अब क्या हुआ, ये मैप तो आपको दिख ही रहा होगा पूरा, है ना, जो मैंने बनाया था। अभी आपको ये सारे पॉइंट छोड़ देने हैं जो हमने कोरी क्रीक और सर्करिक डिस्कस किए हैं। कोरी क्रीक भारत का हिस्सा है, उसको लेकर के परेशानी हुई, सर्करिक मामला विवादित था। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से ये लगभग ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लीजिए। ये वाला जो है ये पूरा क्या है, एक दलदली भाग है। क्या है, दलदली भाग है। ठीक है, जो मैंने मार्क किया ब्लैक से डॉटेड डॉटेड में। ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लिटिल रन। क्या बोलते हैं, लिटिल रन बोलते हैं, लिटिल रन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेट रन, ग्रेट रन। अरे, रन आप कक्ष पढ़ रहे हो, मतलब कक्ष का रण पढ़ रहे हो, रन में जो बड़ा है उसे ग्रेट रन बोलेंगे और जो छोटा है उसे क्या बोलेंगे, लिटिल रन बोलेंगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कक्ष का रन ऑफ कक्ष पढ़ने जा रहे हैं ना, कक्ष का रण। दूसरा विवाद है आपका कक्ष का रण, दूसरा विवाद है आपका कक्ष का रण। ठीक है, ये भी विवादित क्षेत्र है, इसमें क्या विवाद है वो देख लो। पहले तो एक कक्ष का रण है क्या ये देख लेते हैं। तो दो सेक्शन है आपका, एक ग्रेट रन है, एक लिटिल रन है, ये सब दलदली भाग है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ब्लू से ताकि आप लोग समझ पाए, ब्लू के अलावा ग्रीन से मार्क करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमने मार्क किया है इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन से जो मार्क किया है
इसे बोलते हैं ग्रेट रन। ठीक है, और जो हमने रेड से मार्क किया है इसे बोलते हैं हम लिटिल रन। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेट रन और उसे बोलते हैं लिटिल रन। अब इसका विवाद क्या है ये देख लो। तो पहले तो इसका निर्माण कैसा हुआ ये देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्या था, यहाँ पे पानी भरा रहता था, ये जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में पानी भरा रहता था। तो पानी भरा रहने के कारण ये खाड़ी जैसा क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अचानक से आप देखेंगे 1819 के दशक में, 1819 के पास 1819 में कच्छ में भूकंप आया। कहाँ आया, कच्छ में भूकंप आया। अब भूकंप कब आता है, जब धरातली उथल पुथल होती है। तो इस धरातली उथल पुथल के चक्कर में ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला मतलब जो खाड़ी हुआ करती थी, खाड़ी से बीच वाला हिस्सा उठ गया। और जब बीच वाला हिस्सा उठ गया तो बीच वाला हिस्सा ऊपर हो गया, आसपास किनारे किनारे चारों तरफ क्या हो गया, जल भराव हो गया। और इसी जल भराव के कारण चारों तरफ क्या बन गया, एक दलदली क्षेत्र बन गया। जब बीच वाला भाग ऊपर उठ गया तो किनारे किनारे चारों तरफ क्या बन गया, दलदली बन गया। अब ये दलदली कैसे बन जाती हैं, इसमें कुछ नदियां हैं, कुछ भारतीय नदियां हैं, कुछ नदियां विलुप्त हो जाती हैं यहीं पर आकर के। नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी लूनी नदी। कौन सी है, लूनी नदी, ये भी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। दूसरी है आपकी पश्चिमी बनास, एक बनास है जो चंबल की सहायक नदी है। ये है आपकी पश्चिमी बनास, ये भी इधर ही आ जाती है, अरावली से ये भी निकलती है, बनास भी अरावली से निकलती है, लेकिन ये पश्चिम की तरह बहती है, इस वजह से पश्चिमी बनास बोल दिया जाता है। ठीक है, अब पश्चिमी बनास के बाद आप लिख लीजिए सरस्वती, सरस्वती है ना नदी, और अंतिम लिख लीजिए रूपेन नदी, रूपेन नदी। ये सारी नदियां हैं जो कच्छ के रण में, इस पूरे एरिया में आकर के विलीन हो जाती है, मतलब अपना जल जो है यहीं तक बहाकर ला पाती है, इसके बाद ये बह नहीं पाती हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1965 के युद्ध में, भाई मैंने बताया ना यहाँ पर अटैक किया इसे सरक्रिक वाले विवाद में, तो सरक्रिक के साथ साथ इस पूरे रीजन पे अटैक किया पाकिस्तान ने, मैंने सरक्रिक वाले में लिखाया है। तो 1965 के युद्ध में यहाँ पर क्या किया, 1965 का युद्ध हुआ, और युद्ध के समय क्या करेगा पाकिस्तान, यहाँ क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। भारत इसको, इस आक्रमण को भारत क्या करेगा, तो इस आक्रमण को भारत क्या करेगा, असफल करेगा। भाई उसका मुकाबला करेगा, भारत कमजोर थोड़ी है, असफल किया। और जैसे ही उसका अटैक असफल हुआ, वैसे ही छाती पीटते कहाँ पहुंच जाएगा वो, 1968 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। कहाँ पहुंच जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। इसने अब दिमाग लगाया कौन सा, जो हम लोगों ने सरक्रिक में लगाया। सरक्रिक में हमने क्या दिखाया भाई, हमने सीधा सीधा बता दिया कि भैया थालवेग सिद्धांत है ना, या घाटी रेखा सिद्धांत है। उसमें बता दिया गया कि दो वाटर बॉडी, मतलब कोई वाटर बॉडी दो देशों के बीच में आधी आधी बढ़ जाएगी, हमने ये बोल दिया पाकिस्तान को, है ना। इसने दिमाग क्या लगाया, सेम बात यहाँ भी हम लगा देते हैं, क्या भैया ये भी क्या है, झील है। कच्छ का रण क्या बोला, पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, ये क्या है आपका, ये आपका झील है। क्या बोला इसने, झील है। बोले अच्छा झील है, बोले हाँ, तो बोले थालवेग सिद्धांत लगाओ ना, घाटी रेखा सिद्धांत जो पाकिस्तान भारत ने लगाया था सरक्रिक में। बोले इस झील है तो झील का आपस में दोनों में क्या कर दो, बंटवारा कर दो। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बोला यार तुम गए हो पगलाए, है ना, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हारे माथे पे लग गया है सदमा। पाकिस्तान को बोला ऐसे तुम बाज नहीं आओगे। भारत से पूछा गया, भारत ने बोला अरे क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, दलदली भाग है भैया, जब दलदली भाग है तो काहे की झील और कैसा बंटवारा, दलदली भाग है यहाँ। क्या नाव चला सकते हो क्या दलदली भाग में, घुस जाओगे, धंस जाओगे, समा जाओगे अंदर, मिलेगा भी नहीं कुछ। भारत, भाई भारत का पक्ष मजबूत भी था, भारत के पक्ष को सुना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, और 1968 में ही यहाँ क्या दे दिया, निर्णय दे दिया। क्या दे दिया, 1968 में निर्णय दिया। अब इस निर्णय में क्या किया, इसने 90% भाग इंडिया को पकड़ा दिया, और जो 10% भाग था ये किसको दे दिया,
पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान से बोला अब चुरुर मुरुर नहीं करना, ठीक है, शांति से जाओ और चुपचाप चद्दर ओढ़ के सो जाओ। अगर इधर उधर किए बहुत मारे जाओगे। फिर तुमको अगर भारत मारे हमारे पास लौटते लौटते नहीं आना, क्योंकि तुम्हारी आदत है। भाई सर्किट वाले मामले में भी छाती पीटते पहुंच गए, यहाँ देख रहे हैं आप कक्ष के रण वाले में, यहाँ भी छाती पीटते पहुंच गए। अभी आप देखेंगे एलओसी वाला मुद्दा आएगा, वहां भी छाती पीटते पहुंच जाएगा। ये सिंधु नदी विवाद आएगा, वहां भी, मतलब कुछ नहीं है, बस उठाया छाती पीटा और पहुंच गया। देखिए कितना आसान है इनके लिए, है ना, छाती पीटते हुए पहुंच जाते हैं वहां पर। कुछ नहीं है तो छाती ही पीट दो। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कक्ष का रण, है ना, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भारत का जो सबसे ज्यादा नमक उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, यहीं पर होता है ना। नमक उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, यहीं पर क्या हुआ है, हस्तशिल्प कला, क्या है, हस्तशिल्प कला का विकास हुआ है। यहाँ की जो हाथ से बनी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। कच्छ के रण में जो हाथों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है ना, कढ़ाई वढ़ाई करके, वो चीजें बहुत ज्यादा फेमस है इस क्षेत्र में, ठीक है। और भाई नमक का उत्पादन होता है, इस वजह से इसे और क्या बोला जाता है, सफेद मरुस्थल भी बोला जाता है। सफेद मरुस्थल भी बोला जाता है। और जब सुबह और शाम का आप दृश्य देखेंगे ना, जमीन पूरी, भाई नमक उत्पादन होता है तो पूरी जमीन सफेद रहती है। भाई नमक के उत्पादन में जमीन सफेद तो रहेगी ना, जमीन सफेद रहती है। और जब सूर्योदय होता है ना, तो जब लाल लाल प्रकाश बढ़िया जमीन पे पड़ता है ना, तो बहुत ही मनमोहक और मनोरंजक दृश्य बनता है ना। तो ये पर्यटन के लिए भी क्या है, पर्यटन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए आप। पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है, पर्यटन स्थल भी है ये, है ना। तो कक्ष कारण हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो अभी पंगा क्या हुआ, अब पाकिस्तान, अच्छा यहाँ तक तो हो गया, ये मामला सॉल्व हो गया। अब जब इसकी ये वाली बात नहीं चली तो इसने क्या दिमाग लगाया, अभी पाकिस्तान क्या मांग करता है, एक अक्षांश जाता है यहाँ पे 24 डिग्री अक्षांश, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके निकल के जाता है, क्या जानता है, 24 डिग्री अक्षांश, इसे बोलते हैं 24 डिग्री अक्षांश। पाकिस्तान बोलता है ना, ये वाली जो हमारी लाइन है ना, इसको सीधा कर दो, 24 डिग्री अक्षांश से कर दो, मतलब ये जो आधा हिस्सा है ना कक्ष किरण का, ये सब हमको दे दो, ये हमरा है। भारत बोला इतना मारेंगे ना कि अपनी शकल भी भुला जाओगे, है ना, मारते बहुत है हम। तो इस वजह से अभी भी ये क्या बोल रहा है, भैया ये वाला हिस्सा ना 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला हिस्सा, रियल लाइन ऐसी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन भारत ने गलत बना दी है। तो भारत बोलता साला तुम्हारे हिसाब से तो सभी टेढ़ा है, और हमारे हिसाब से देखो तो तुम्हारी उत्पत्ति ही गलत है ना, तुमको हमारे ही पास होना चाहिए, भारत का हिस्सा होना चाहिए। इसको एक बात ये नहीं समझ में आती है, ये कश्मीर के लिए अभी देखेंगे आप, कश्मीर मुद्दा, इसके जस्ट बात कश्मीर मुद्दा ही है, तो पूरे कश्मीर मुद्दे के दौरान ये कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहेगा, और भारत ने इसी पाकिस्तान से इसी का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान छीन करके एक नया देश 1971 में बना दिया, बांग्लादेश के नाम से, ठीक है। और फिर भी ये इतना मार खाने के बाद भी अभी औकात में नहीं है, कटोरा लेके अभी भी बना, दे दे रे भैया दे दे। अभी क्या मांग रहा है, 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर का जमीन दे दे। हम साला एक टुकड़ा जमीन किसी को नहीं देते, 1 फीट जमीन की बात हो जाए यहाँ लाठियां चल जाती है, गोलियां चल जाती है ना, कितने केस पड़े होंगे कोर्ट में। और इनको पूरी जमीन चाहिए, और कितने कितने किलोमीटर की जमीन चाहिए, लगभग 27 किलोमीटर ऊपर से देखा है, ये जो ऊपर वाले हमारी बाउंड्री है 27 किलोमीटर ऊपर है, इनको 27 किलोमीटर नीचे की जमीन चाहिए, पूरा तो पूरा दे दो हमको, समझाओ इनको कोई जा करके। ये हो गया आपका दूसरा विवाद, कक्ष का रण। हाँ तो ठीक है, अब आप अगला पॉइंट डालिए, पाकिस्तान का जो आपको एलओसी पढ़ना है ना, ये एलओसी के बारे में आप हमें लिखिए, ठीक है। अब एलओसी के बारे में हम देख लेते हैं, एक लास्ट नहीं है, अभी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन आज की क्लास एलओसी तक ही हो पाएगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, है ना, समय सीमा अत्यधिक हो जाएगी और फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप एलओसी। तो आज अब हम देखेंगे एलओसी कब है, कैसे बनी, क्यों बनी, क्या इतिहास था, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है, एलओसी के बारे में। तो आप लिखिए एलओसी, तीसरा विवाद है हमारा एलओसी, या आप इसे पीओके भी लिख सकते हैं, पीओके, पाक अधिकृत प्राक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पीओके भी लिख सकते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एलओसी का मेन मुद्दा है। चलिए हम आउटलाइन बना लेते हैं, और आउटलाइन के माध्यम से आपको
समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मुद्दा पूरा है क्या। ठीक है, ये आपके भारत का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से मैं पहले लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना, चीजें थोड़ा सा समझ में आ जानी चाहिए, इसी वजह से मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ। मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर एक जगह है, इसको बोलते हैं, ये इतना पॉइंट, ये जो लाइन मैंने खींची है इसे बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। ठीक है, NJ9842 पॉइंट है यहाँ पर, एक NJ9842 नहीं है। हाँ, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां से एक लाइन ऐसी गई है, यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर ऐसे करके, ये वाली जो रेड वाली मैंने बताई है, इस लाइन को बोलते हैं AGPL, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा। इसे क्या बोलते हैं, AGPL, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, है ना, AGPL, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा क्या है, मैं आपको हर चीज अभी बता दूंगा, पहले हमें मैप पे थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस कर लेने चाहिए। ठीक है, हाँ, अब यहीं पर जो है, जो ये वाला हिस्सा है, हाँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये है, इसे ही हम क्या बुलाते हैं, ये वाला हिस्सा है, इसे हम बुलाते हैं, मैं बाहर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसे बुलाते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर। क्या बुलाते हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, हाँ, ये जो हिस्सा इसे क्या बुलाते हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर। और पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तान का कहना है, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ऐसे, है ना, ये पूरे सेक्शन में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये ऐसे करके ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर है, ये जो मैंने ये अलग मार्कर से बनाया है सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो ये है, इसे जो ब्लू लाइन मैंने बनाई इसे बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं इसको, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम, नियंत्रण रेखा। ठीक है, इसे पहले नियंत्रण रेखा नहीं बोलते थे, इसे पहले हम बोलते थे, पूरा समझाऊंगा मैं भी, इसे पहले सीज फायर लाइन बोला जाता था। 31 दिसंबर 1948 को इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद जब 1971 का युद्ध होगा तो 1972 में शिमला समझौता होगा, और शिमला समझौता में इसका नाम रखा जाएगा क्या, नियंत्रण। अभी हम बस उतनी समझेंगे, ये हो गई नियंत्रण रेखा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ये वाली जो है इसे बोलते हैं AGPL, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा। जो आपकी LOC है, ये है 830 किलोमीटर की, कितनी है, 830 किलोमीटर की, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कितनी है, 830 किलोमीटर की, और है ना। हाँ, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या 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 सीन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हिस्सा बचा, ये वाला, ये जो इधर है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, POK। क्या बोलते हैं इसको, POK, पाक अधिकृत कश्मीर बुलाते हैं। तो जो आपका कश्मीर है हमारा, क्या कश्मीर है, इस कश्मीर का जो 10% हिस्सा है, 10%, वो किसके पास है, चीन के पास है, 10% चीन के पास है। उसके बाद आप देखेंगे इसका 30% हिस्सा, 30% किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और इस कश्मीर का 60% हिस्सा किसके पास है, भारत के पास है। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको नोट करने हैं यहाँ से। अब LOC बनाया गया, इसको क्या बनाया गया, LOC बनाया गया। और LOC का निर्धारण कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में। कब किया गया था, 1972 में LOC बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, जब 1972 में शिमला समझौता होगा, लिखते जाइएगा साथ साथ, है ना, बाद में नहीं भूलिएगा उल्टा सीधा हो गया है। शिमला समझौता, तो शिमला समझौता के समय ही क्या बनाया गया था, 1972 में LOC लाइन बनाई गई थी। ठीक है,
इसके पहले इसको क्या बुलाते थे, पहले क्या बुलाते थे, तो जो एलओसी लाइन है आज की, इसको पहले बुलाते थे सीज फायर लाइन। क्या बुलाते थे, सीज फायर लाइन। क्या बुलाते थे, सीज फायर लाइन। और ये सीज फायर लाइन कब बनी थी, तो बनी थी 31 दिसंबर 1948 को। अभी हम इसका पूरा इतिहास भी देखेंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 1948 को बनी थी। और सीज फायर लाइन कब बनी थी, जब कराची समझौता हुआ था। क्या हुआ था, कराची समझौता हुआ था, ठीक है। हाँ, अब ये बात समझ में आई। ये क्या है आपकी, जो ग्रीन ब्लू कलर की है, इसे बोलते हैं एलओसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। उसके बाद ये जो एक पॉइंट है NJ9842, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बिंदु है। ये क्यों, इसके आगे जो, अगर ये रेखा सीधी जाती, वो पाकिस्तान क्लेम करता है इसके आगे का, इसके आगे वाला हिस्सा पाकिस्तान का नहीं है। इसके लिए एक और लाइन है इधर AGPL, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा, ये पाकिस्तान के हिस्से में करीब 110 किलोमीटर की है, ठीक है। ये पाकिस्तान के हिस्से में है, बाकी सारे किसके हिस्से में है, हमारे हिस्से में है, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया। अब यहीं पर एक जमीन है आपकी, ग्रीन से मार्क करता हूं इसको, यहाँ पर देखिए जरा सा, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दिया। दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, इसको 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया, है ना। तो इस वजह से चीन आपका ये है। और यहाँ से एक लाइन आपकी और आएगी ऐसे करके, अभी मैं बनाना नहीं चाहता, खाली आपको बस दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके, है ना। इसे हम बोलेंगे LAC। तो ये वाला हिस्सा चीन के पास है और ग्रीन वाला हिस्सा चीन के पास है। बाकी जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान के पास 30% हिस्सा है ना, चीन के पास 10%, और बाकी जो हिस्सा है वो भारत के पास है। तो ये तो हो गया एक बेसिक स्थिति कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब आगे आप एक पॉइंट और देख लीजिए, अब जरा सा हेडिंग डाल लीजिए, इसका इतिहास क्या था, कैसे पूरा काम हो रहा है, कैसे हो रहा था, कैसे ये पूरा मुद्दा, ये जो LOC का मुद्दा है, कैसे उभर करके आया, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है। LOC का मुद्दा कहां से आया, तो इतिहास देख लीजिए। हुआ क्या एक्चुअल में, उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में आजादी के बाद, आजादी के बाद भाई सबको आजादी दे दी गई कि आप चाहे तो भारत में चले जाइए, चाहे पाकिस्तान के पास चले जाइए। तो उसमें क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर उस समय का, उस समय इसके जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। ये ना पाकिस्तान के पक्ष में जाने को तैयार थे और ना भारत के पक्ष में आने को तैयार थे। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट, है ना। और इसी वजह से कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। पुंछ जिला, एक पुंछ जिला हुआ करता था और पुंछ जिलों में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती थी, तो इसी वजह से इन्होंने पुंछ जिला में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से 1947 में पुंछ विद्रोह हो गया। क्या हो गया, 1947 में पुंछ विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह का दमन जो था, महाराजा ने बहुत क्रूरता से किया। इसका जो दमन था, भाई विद्रोह हुआ और हर राजा दमन करता था, लेकिन जो दमन किया गया बहुत ही क्रूरता से किया गया, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ। और जब बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ तो इन्हीं, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता था, तो इसी मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किसने किया, पाकिस्तान की सेना ने किया, है ना, कि भैया लग जाओ काम से, है ना। और इसी वजह से इसको किसने भड़काया, पाकिस्तान आर्मी ने भड़काया। और पाक आर्मी की मदद से, पाक आर्मी की मदद से, जैसे ही पाकिस्तान आर्मी की मदद से हुआ क्या, कि पाकिस्तान आर्मी की मदद से भैया ये सीधा सीधा कहा, भारत में प्रवेश, मतलब जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। आप भारत नहीं बोलोगे, उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो 2 अक्टूबर 1947 को, कब, 2 अक्टूबर 1947 को, 2 अक्टूबर 1947 को
लगभग लगभग 1000 सैनिक, कितने, 1000 सैनिक कहा प्रवेश कर गए, जम्मू कश्मीर में घुस गए। कहा, जम्मू एंड कश्मीर में घुस गए। कहने का मतलब है इसके पीछे कौन था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान ना पगलों वाली हरकतें करता है। इस पाकिस्तान ने इसको मिशन, इस मिशन को नाम दिया, ये पाकिस्तान के लिए मिशन था, समझिए जरा सा, जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना पाकिस्तान के लिए किसान मिशन था। पाकिस्तान ने इस मिशन को नाम दिया, ये ऑपरेशन था जो है ना, ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन गुलमर्ग। क्या नाम दिया, गुलमर्ग, गुलमर्ग नाम दिया, है ना, ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। और इसमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने 20 लश्कर समूह बनाए। क्या बनाए, 20 लश्कर समूह बनाए, इसी की बात हो रही है, 20 लश्कर समूह बनाए। और हर समूह में 1000 आतंकवादी थे। कितने, 1000 आतंकवादी थे। और इन सब ने मिल करके क्या कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया। अब जैसे ही हमला किया तो भैया उस समय महाराजा हरि सिंह के पास कितनी पावर, क्यों, अच्छा ये सब क्यों किया गया, क्योंकि कश्मीर को क्या कराएंगे, ये आजाद कराएंगे, है ना, इनका सपना था। जब पैदा हुए थे ये 1947 में पैदा हुए थे, तब से देख रहे हैं सपना, पहुंच गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं अभी, है ना, 75-76 साल होने वाले हैं, तब भी अभी तक ये सपना सपना ही है। आगे कुछ दिनों बाद भारत इनको मिला भी लेगा अपने में, मर भी जाएंगे और सपना सपना ही रह जाएगा। तो कश्मीर का क्या करने के लिए, कश्मीर को आजाद कराने के लिए, मतलब आजाद करके पाकिस्तान में मिलाने के लिए ये इन्होंने मिशन चलाया था। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, मिशन चलाया था। और इस मिशन के साथ साथ कहां तक कब्जा कर लिया, तो कब्जा कहां तक कर लिया, बारामूला, एक जगह है आपकी यहाँ पर उरी है और यहाँ पर बारामूला है, यहाँ पर एक जगह है बारामूला, और आपका श्रीनगर है यहाँ पर है, ये है आपका बारामूला। क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, बारामूला, और इसी के बगल में एक जगह इसे बोलते हैं हम, जो हमारी राजधानी है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर। मतलब यहाँ तक कब्जा कर लिया उन लोगों ने आकर, बारामूला तक, इस पॉइंट तक वो आकर के कब्जा कर लिया इन लोगों ने। अब जब यहाँ तक आ गए तो महाराजा हरि सिंह की सांसें अटक गई। महाराजा हरि सिंह ने भारत को प्रस्ताव दिया, भैया मदद कर दो। पटेल साहब बोले ना, ऐसे ना हो पाएगा। बोले फिर, बोले पहले साइन करो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। और क्या हस्ताक्षर करो, अरे भैया हस्ताक्षर करो कि भारत में शामिल होगे, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो भैया उसी समय क्या हुआ कि भैया 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने, जो हरि सिंह थे, हरि सिंह ने क्या किए, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, भैया ठीक है, हम भारत में शामिल हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जैसे ही हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर करते ही इनके जो 4 मामले हुआ करते थे, जिन्हें, अच्छा तो पॉलिटी मैंने पढ़ाई ही नहीं है ना, 4 मामले हुआ करते थे, रक्षा, संचार, सॉरी 3 ही लिख लो, और विदेश। ये तीनों मामले किसको दे दिए इन्होंने, ये तीनों दे दिए, एक्सटर्नल अफेयर, है ना, कम्युनिकेशन और डिफेंस, ये तीनों मामले किसको दे दिए, भारत को दे दिए। और जैसे ही भारत को दिए गए, भारत की सेना ने इधर से दौड़ा दिया, है ना, कस के दौड़ा दिया। इसी समय पंडित नेहरू कहाँ पहुंच गए, पंडित नेहरू कहाँ पहुंच गए, यूएनओ पहुंच गए। भाई युद्ध में तो संख्या मारी ही जाती है। कई लोग बताते हैं कि भैया पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी, पंडित नेहरू की, क्यों, उस समय भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पे भारी हो रही थी, और बारामूला से लगा के उनको यहाँ तक खदेड़ कर लेके आ गई थी, यहाँ तक, मतलब घसीट के पीछे ढकेल के लेकर आ गई। लेकिन यूनो गए, यूनो ने बोला भैया युद्ध नहीं करो, युद्ध नहीं करो, बोले अपनी अपनी सीमा पे चले जाओ। तो पाकिस्तान ने बात सुनी नहीं, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी नहीं हटाई। जब पाकिस्तान ने आर्मी नहीं हटाई, जब इनकी बात नहीं सुनी गई, तो यूनो ने क्या कर दिया, 31 दिसंबर 1948 को, डेट याद रखना, मैंने पहले भी लिखाया अभी आपको, 31 दिसंबर 1948 को क्या कर दिया, सीज फायर की घोषणा कर दी। क्या कर दी, सीज फायर की घोषणा कर दी, सीज फायर की घोषणा। मतलब
जो फायरिंग है वो पूरी तरह से क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आर्मी से बोल दिया गया अब एक गोली ना चले, जहां जो है वहीं पे रहो, फायर पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। फिर ठीक है, बंद कर दिया गया, फायरिंग बंद हो गई और बोल दिया जहां पे जो है वहीं पे सीमा बना लो। इसी वजह से ये सीज फायर क्या हो जाएगी, सीज फायर, आगे चल के सीज फायर क्या कहलाएगी, ये सीज फायर रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, सीज फायर रेखा हो गई, क्योंकि घोषणा भी हो गई थी सीज फायर की। चलिए, सीज फायर की रेखा हो गई, ये बात हो गई। 830 किलोमीटर की ये रेखा होगी। अभी अभी नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, 1949 में कराची समझौता होगा। क्या होगा, कराची समझौता होगा, घोषणा कर दी गई थी। फिर कराची समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर के इस लाइन को क्या करेंगे, 830 किलोमीटर की जो लाइन है इसे एक तरह से एक्सेप्टेंस देंगे, दोनों देश मान लेंगे कि हाँ ये एक लाइन है, आपकी आर्मी उधर रहेगी, हमारी आर्मी इधर रहेगी, शांति से अपन दोनों रहेंगे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान हो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, अब आगे की हिस्ट्री देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान इतनी जल्दी समझ जाए ऐसी बात कहाँ हो सकती है ना। पाकिस्तान लातों के देव है, बातों से मानते ही नहीं है। इनको बातों में समझा दिया गया, समझ में नहीं आया है ना। 1965 का युद्ध हुआ, इन्होंने फिर अंदरूनी अंदरूनी क्या काम किया, डेंजरस काम करना स्टार्ट किया। अंदर से ही क्या काम करना स्टार्ट किया, अंदर से ही इन्होंने 1965 के युद्ध में एक मिशन और चलाया। 1965 के युद्ध में, 1965 के युद्ध के दौरान इन्होंने एक मिशन और चलाया, ऑपरेशन या मिशन कुछ भी बोल दो, और इस ऑपरेशन या मिशन को नाम दिया मिशन जिब्राल्टर। नाम देखो कितना खतरनाक है ना, जिब्राल्टर, मिशन जिब्राल्टर का नाम दिया। अब काम क्या था, एक ही काम, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लो। लेकिन भाई होगा क्या, भारत ऐसे पकड़ता है, कौन तुम, बोले पाकिस्तान, बोले इधर आओ, मार मार तमाचे, मार मार तमाचे, दोनों गाल लाल कर देता है पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान जैसा शर्मीला व्यक्ति देखा ही नहीं कोई, वो महात्मा गांधी से 4 कदम आगे है। महात्मा गांधी बोलते थे एक गाल में कोई मारे दूसरा गाल आगे कर देना, पाकिस्तान बोलता तुम हमारे दोनों गालों में मार लो, दोनों गाल छोड़ो, तुम पीठ ही सुझा दो हमारी मार मार के, लेकिन दोबारा फिर आएंगे तुम्हारे पास मार खाने के लिए, क्योंकि हमको। क्या लगता है आपको सफल हो पाया होगा, अरे कहां से सफल हो जाएगा, भारतीय आर्मी है भैया, सफल नहीं होगा, फिर से असफल हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर आपको याद होगा 1971 का युद्ध, है ना। हमने भैया क्या, इंदिरा गांधी की सरकार थी, पाकिस्तान उलझ गए उस समय इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ही तोड़वा दिया। इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट पीएम में से एक है इस मामले में, तो खाली मुझे समझ में आई, है ना। अब 1971 का युद्ध हुआ, बांग्लादेश बन गया, और इस युद्ध, इस पॉइंट आप लिखते जाइएगा, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ अगर बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, इन चीजों को आप अपने नोट्स में प्रॉपर मेंशन करते जाइए, छोड़िएगा मत, एक भी पॉइंट है ना अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी वजह से मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1971 का युद्ध हुआ। अब जैसे ही 1971 का युद्ध हुआ, तो भैया इसी समय 1971 के बाद एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। क्या हुआ, शिमला समझौता। भैया शिमला समझौता में ही जो सीज फायर लाइन थी, क्या थी, सीज फायर लाइन। तो भैया इस सीज फायर लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, एलओसी, नियंत्रण रेखा नाम दे दिया, है ना। तो शिमला समझौता में इसका नाम बदल दिया गया, नियंत्रण रेखा कर दिया गया। अभी भी पाकिस्तान संभलेगा नहीं, 1999 का युद्ध में पहुंच जाइए आप, बताया था ना बहुत मारा जाएगा पाकिस्तान, इतना मारा जाएगा ना भनभना जाएगा एकदम से। 1999 का युद्ध, कारगिल युद्ध जिसे हम बोलते हैं, है ना, 1999 का युद्ध, कारगिल युद्ध। अब ये युद्ध हुआ, और जिस समय ये युद्ध हो रहा था उस समय इन्होंने फिर से एक मिशन चलाया पाकिस्तान वालों ने, और इस मिशन का नाम था मिशन बद्र, है ना। और जितना नाम था उतना ही बुरा था। भारत ने मिशन चलाया, भारत ने मिशन चलाया, उस मिशन का नाम रखा मिशन विजय। क्या नाम रखा, विजय। और इनकी बद्र की बद्री उतार दी गई, मारते मारते, मार मार के हलवा बना दिया बद्र को, है ना। और अच्छा हो गया, फिर भी पाकिस्तान अभी मान जाएगा ना भैया ना। इसने क्या किया, 2001 में संसद में अटैक करवाया, या जो
8 का मुंबई अटैक था, ये सारे अटैक बहुत ही विध्वंसकारी थे। जब पाकिस्तान सामने से नहीं लड़ पाता तो पीछे से, पिछले दरवाजे से लड़ने की कोशिश करता है ना। और इनके जो दो मुख्यतः आतंकवादी संगठन है, एक है आपका लश्कर ताइबा और दूसरा है आपका जैसे मोहम्मद। दो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान ने अपने पाल रखे हैं ना, कुत्ते हैं एक तरह से इनके। और दूसरा, अब क्या हुआ, भारत पर इसने सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट किया। एक 18 सितंबर 2016 को कराया, जिसमें भारतीय के 21 सैनिक मार दिए गए, है ना। अब इसे उरी अटैक बोला गया। और 29 सितंबर 2016 को भारत ने उल्टा इनके ऊपर दोबारा करने के लिए हमारी आर्मी में सर्जिकल स्ट्राइक मारा, जिस पर इनके 70 आतंकवादी मार गिराए हमारी भारतीय सेना ने, है ना। इसके बाद ये फिर चोरी चापलूसी जाएगी नहीं, कुत्ते जैसा देसी है, शकल ही कुत्ते जैसी है, बना के देखना मैप में कुत्ता ही दिखता है ये। 14 फरवरी 2019 को जब आप देखेंगे तो पुलवामा अटैक हुआ, यहाँ पर हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो इसके लिए अटैक में हमने 26 फरवरी 2019 को क्या किया, एयर स्ट्राइक किया। हमारे एयरफोर्स के वीर जवानों ने जाकर के इनके बालाकोट क्षेत्र में जो क्षेत्र था इनका और खैबर पख्तूनवा, दोनों क्षेत्रों को निस्ते-नाबूद कर दिया। और अभी फरवरी 2021 की अगर मैं बात करूं, कब की बात करूं, क्योंकि भाई देखो, जब भी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ पर है उरी, आपका उरी, और यहाँ पर है आपका, ऐसे करके मार्क करिएगा, ये उरी है, और यहाँ पे मार्क करिएगा आप क्या, पुलवामा। ठीक है, पुलवामा, ठीक है। फरवरी 2021 में सरकार हमारी फिर से मांग कर रही है, एक हमारा एग्रीमेंट है, कहाँ लिखूं मैं, इधर लिखता हूँ, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा। एक एग्रीमेंट है 2003 में साइन किया गया था, सीज फायर एग्रीमेंट, पाकिस्तान के साथ साइन हुआ था, है ना। सीज फायर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 2003 में। तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो 3 वर्ष तक एक भी गोली नहीं चली। मतलब एलओसी पर 3 वर्ष में एक भी गोली नहीं चली। देखो, एक छोटा देश है, मान लिया, चलो ठीक है ना, कुछ बात नहीं, चलो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन जब सेना की शहादत होती है या कोई वीर जवान मिलता है तो तकलीफ होती है, किसी को भी हो। तो इसी वजह से उम्मीद यही की जाती है कि भाई ना आप गोली चलाओ ना हम चलाएं, जो है सो है ना। अभी तो वही है ना, 75 सालों से लाइन बदल तो दी नहीं गई, लेकिन पता नहीं इस लाइन की रेखा करने के लिए हमारे कितने वीर जवानों ने अपनी बलि चढ़ा दी, है ना। तो उसी तरह एक सीज फायर एग्रीमेंट है, 2003 का बना हुआ है। तो इस समय जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच, तो उसके बाद 3 वर्ष तक इस एलओसी में एक भी गोली बारूद नहीं हुआ, मतलब कोई मसला ही नहीं हुआ। इस स्थिति को देखते हुए फरवरी 2021 में भारत सरकार ने फिर से अप्रोच किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये और ये जो आपका सीज फायर एग्रीमेंट है इसे हम फिर से रिन्यू करा दें, और भैया कुछ समय के लिए या हमेशा हमेशा के लिए क्या करें, हम शांति अपने स्थापित करवा दें। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पीओके वाला मामा, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला जो आप मुद्दा डालिएगा, अगला विवाद डालीजिए, वो डाल लीजिए सियाचिन ग्लेशियर विवाद है। इसको हम डिटेल से सबमिट करेंगे। और जो आज की क्लास है आपकी, आज की क्लास को मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। क्लास काफी लंबी हो गई है ना। फिर भी आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देख लीजिए, कोई चीज समझ ना आइए उसे दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो उसके लिए हम आपके लिए हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। चलिए फिर आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।